नमस्कार सभी को। अक्सर इसमें हमने लास्ट वीडियो में 2025 का जो प्रश्न पत्र है वो हल किया था और उस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी को आगे और मजबूत करने के लिए आज की क्लास में हम करेंगे 2024 का जो प्रश्न पत्र है वो हल। और प्रश्न पत्र देखिए, पिछले सालों के हल करने का फायदा क्या है कि हमें एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और सेम सेम उसी टाइप के जो प्रश्न है वो रिपीट भी होते हैं। बस वैल्यू चेंज होती है और प्रश्न आपके लगातार उसी पैटर्न से चलते आ रहे हैं। तो जहां जहां आपको सेम पैटर्न वाला प्रश्न मिलेंगे मैं बताऊंगा अभी देखो इस पैटर्न का प्रश्न हर बार आ रहा है, बस वैल्यू चेंज हो रही है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए साथ साथ। तो देखिए यहाँ पर इसमें बेसिक थोड़ी जानकारी दे रखी है कि 3 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक 80 है, ये आपको पता ही होगा। निर्देश आप पढ़ लोगे आप। अब देखिए इसमें 2024 वाला प्रश्न पत्र है उसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है। आपके यहाँ पर 18 प्रश्न आ रहे हैं और 24 में कितने आए थे, पहले भाग के 15 आए थे। तो 24 के बाद में आपका पैटर्न जो है वो नया वाला चल रहा है, परंतु टॉपिक वही है। तो बेसिक अपन इसमें देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य यानी कि HCF। महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, HCF कितना दे रखा है, 27। और लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM। LCM कितना दे रखा है, 162 दे रखा है। हमें क्या याद करना है, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताइए। हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणा है ए और बी का वो किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM, दोनों के गुणा के बराबर होता है। अब एक संख्या हमें दे रखी है 54, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और HCF दे रखा है 27 और LCM दे रखा है 162। 54 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब 27 का 162 का आप गुणा नहीं करोगे, लास्ट तक देखेंगे डायरेक्ट कट जाएगा। तो 54 27 का भाग कर देंगे, 27 एकम 27, 27 दो 54, दो बार कट गया। 162 में दो का भाग कर देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2 81। वो संख्या क्या आई है, 81 आई है। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम डायरेक्ट हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बहुपद के शून्य को बताने। बहुपद के शून्य कौन से हैं इनमें से, तो देखिए दो तरीके हैं इसकी करने के। एक तो शून्यकों का योग वाला वो तरीका लगा सकते हो आप, कि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और -b तो ये रहा, माइनस का 2 है, ए कितना है, 1 है। -2, बी का मान -2 और फॉर्मूले में माइनस और बटे में 1, तो माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कि शून्यकों का योग 2 आएगा। अगर इन दोनों को अपने जोड़ते हैं, 2 + 4 तो कितना बनता है, 6 बनता है। ये आंसर नहीं है। इन दोनों का जोड़ करते हैं तो कितना बनता है, 5 + 2 7 बनता है। ये भी आंसर नहीं है। इनको अगर जोड़ते हैं तो -2 +4 आंसर आया, +2, ये आंसर हो सकता है भाई। इसको भी चेक करो, -2 +6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ अपना, ये वाला। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम अल्फा इंटू बीटा करके भी बता सकते हैं। अगर सेम नहीं आए तो सुनो, यहाँ कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा माइनस, ये होता है C/में A होता है। तो 1 × 8 माइनस का 8 आएगा। देखो यहाँ गुणा कितना आ रहा है, दो, दो जो कि 8 प्लस का, यहाँ 5 × 2 = 10 आ रहा है, यहाँ 6 × 2 = 12 आ रहा है माइनस का, और यहाँ 4 × 2 = 8 माइनस का आ रहा है। गुणा वाले से भी अगर सेम ऑप्शन मैच नहीं करते तो गुणा वाले तरीके से भी बता सकते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो हम क्लासों में करते हैं कंप्लीट, कि गुणनखंड करेंगे, दो संख्या लेंगे जिनका गुणा कितना है, -8 आए। ये प्रश्नावली कराई थी यूट्यूब पर, तब करवा रखा है कि दो संख्या लेंगे जिनका गुणा तो कितना है 8, तो 2 × 4 ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, दो प्राप्त करना है। इनको दो को और 4 को जोड़कर या घटाकर, 2 और 4 को जोड़कर या घटाकर हमें क्या प्राप्त करना है, 2 प्राप्त करना है। तो हम अगर 4 में से 2 घटाएं तो आता है +2, और 2 में से 4 घटाएं तो आता है -2, और हमें यहाँ पर -2 चाहिए। तो हम लिखेंगे x²
प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। अब शुरू वाले दोनों में दो x कॉमन आएगा, x कॉमन आया, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा। और इसमें माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा बराबर 0। x प्लस 2 दोनों में है, x प्लस 2 कॉमन आने के बाद में पीछे बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ से x का मान प्राप्त होगा माइनस का 2, x माइनस 4 बराबर 0, और x का मान प्राप्त होगा 4। तो ये दो मान हमें जो है वो प्राप्त हो गए, x का मान -2 और 4, x का मान -2 और 4। तो आपको मैंने तीन तरीके बता दिए इस प्रश्न को करने के। तीनों में से सबसे शॉर्ट तरीका आपको कौन सा लगा, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर ये 2 नंबर का आता है तो इस तरीके से आप करोगे तो नंबर मिलेंगे। अगर ए बी सी डी में आया, ऑब्जेक्टिव में आया इस प्रकार जो यहाँ पर है, तो इसको आप इस तरीके से करो, चाहे इस तरीके से करो, चाहे इस तरीके से करो, नंबर आपको एक ही मिलना है। तो आप सीधा इनमें से कोई शॉर्ट मेथड अपनाओ ताकि प्रश्न को स्पीड से आप हल कर लो। अब देखो यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि प्रश्नावली आपको समझाई जाए, प्रश्नावली आपको आती है, प्रश्न को हल कैसे करना है ये बता रहा हूँ। प्रश्नावली अगर नहीं आती है तो प्रश्नावली वाली वीडियो देखिए आप वहां पर जाकर, कमेंट बॉक्स में इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ये दूसरी प्रश्नावली का प्रश्न है 2.2 का, वहां पर आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। परंतु अगर आपको इसका शॉर्ट मेथड देखने, स्पीड से प्रश्न पत्र हल करने, प्रश्न पत्र हल करने के तरीके देखने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कामयाब। तो आगे देखिए तीसरा प्रश्न, यदि पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। देखो ये कह रहा है x का दुगुना, तो x का दुगुना यानी कि 2x तो होना ही चाहिए समीकरण में। इस समीकरण में 2x है, इसमें 2x नहीं है, इसको काट दो, इसमें 2x नहीं है, इसमें इसको भी काट दो। अब ये इसमें 2x है, दो समीकरण तो कट गई। अगर आप तुक्का भी लगाओ तो a और d में से लगाओगे। अब आगे देखिए इसने क्या कहा, y के 7 गुणे से 5 कम है। अब y का 7 गुना होना चाहिए, यानी कि y का 7 से गुणा। अब y का 7 गुणे से 5 कम है, 5 कम है इसका मतलब 5 जोड़ोगे या घटाओगे, 5 कम का मतलब 5 घटाना है आपको, तो माइनस का 5 करना है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखो यहाँ तो 7y प्लस 5 है, और यहाँ क्या दे रखा है, 7y माइनस 5। तो आंसर कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। कितना सा प्रश्न था। अब नेक्स्ट प्रश्न समांतर श्रेणी का है, प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 है, nवां पद आपको बताना है। तो nवां पद क्या आएगा, अब इसको पहले तो मैं बताऊंगा शॉर्ट मेथड इसका, फिर अपने करेंगे जो एपी वाला लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो आप पहला पद कितना आपका, प्रथम पद यहाँ पर ध्यान रखिए 2 है, और ये nवां पद है। nवें पद में अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्राप्त होना चाहिए हमारे हमको 2। अगर हम n की जगह कितना लें, 1 लें, तो पहला पद हमको 2 मिलना चाहिए। n की जगह 1 लिया, यहाँ 1, तो 3 एकम 3, 3 प्लस 2 5 प्राप्त हो रहा है। पहला पद आना कितना चाहिए था, 2। ये आंसर नहीं है। यहाँ n की जगह 1 रखें तो 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाया तो उत्तर आया 2। ये हो सकता है, और भी ऑप्शन चेक करते हैं। n की जगह 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाया तो 1, ये भी नहीं है। यहाँ कितना रखेंगे, n की जगह 1, तो 3 एकम 3 माइनस का 2 यानी कि 1, ये भी नहीं है। देखो पहला पद किस में 2 प्राप्त हुआ, प्रथम पद 2 आ रहा है, प्रथम पद 2 इसी में प्राप्त हुआ है, 1 में बस। तो ये अपना राइट आंसर है। अब मैंने यहाँ पर 2 आगे आगे वाले 2 चेक क्यों किए, क्योंकि इनमें भी 2 आ सकता था। अगर 2 एक में आया है तो वही आंसर है, अगर एक से ज्यादा में आता तो कोई और तरीका हम लगाते। तो ऐसा नहीं है कि एक में 2 आ गए तो आप वहीं करके छोड़ दो प्रश्न को, वहीं नहीं करना, थोड़ा सा आगे वाले ऑप्शन भी आपको चेक करने होते हैं इसमें। तो हमने चेक कर लिए, सिर्फ इसमें ही आ रहा है। अब बुक्स में हम किस प्रकार करते हैं, जब ये प्रश्नावली करते हैं तब हम nवें पद का फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है,
ए का मान तो है 2, एन हमें ज्ञात करना है और डी कितना है 3। तो 2 + 3 का अंदर गुणा करेंगे 3, एन - 3 एकम 3। अब देखो 3n का 3n आ जाएगा और 2 में से 3 घटाया तो माइनस का 1 आया, तो 3n - 1 यहाँ से भी हम चेक कर लेते हैं। 3n - 1 ये रहा 3n - 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। अब देखो यहाँ पर प्रश्नों को हम कई तरीके से हल कर रहे हैं। इस प्रश्न को भी दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। 3 के प्रथम 5 गुण का योग फिर बताना आपको। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए गुणज होते क्या है। गुणज पढ़ा ही होता है। 3 के 5 गुणज लिखने हैं, यानी कि 3 3 2 6, 3 3 9, 12 और 15। 3 चौके 12, 3 5 15, 5 गुणज लिख दिया हमने। अब इन पांचों का करना है योगफल। आप इन पांचों का अगर गुणज पता है तो इस प्रश्न को बिना किसी फॉर्मूले के कर सकते हो कि गुणज हमने लिख लिए। ये गुणज छठी क्लास से शुरू हो जाते हैं, 5वीं छठी क्लास से, तो गुणज लिख लिए। अब इन गुणजों का योगफल करना है तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। 3 3 6, सॉरी 6 और 3 9, 9 18, 18 और 12, 30, 30 और 15 45, तो योगफल 45 आ जाएगा। दूसरा हम एपी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन के फॉर्मूले में क्या होता है, एन बटे में 2 प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद हम 3 लेंगे, टोटल पद 5 लेंगे, 5 है इसमें। प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 15 है। 5 का 5 बटे में 2, 15 और 3 18, 2 के पार्ट में कट कर देंगे, 2 में 18, 5 गुणा 9 आया, 5 गुणा 9 यानी कि 5 नहीं 45। ये लो, बिना फॉर्मूले के भी उत्तर 45 निकाल दिया, फॉर्मूले से भी 45 निकाल दिया। तो ऐसे प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आने बिल्कुल भी। देखो बेसिक से प्रश्न है ये। अब ये थोड़ा सा प्रश्न लॉजिकल है और है बिल्कुल ही आसान। क्या दिया हुआ इसमें, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर है तो कौन सा कोण समकोण है। आप ये प्रमेय बताओ कौन सी है। अगर ये प्रमेय आपको ध्यान लग जाए तो आप कौन बता दोगे। ये कौन सी प्रमेय है, तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। और ये किसमें लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। अब हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस समकोण त्रिभुज में आपको बताना है कर्ण कौन सा है। क्या ये कर्ण है पी क्यू, या क्यू आर, या पी आर। तो कर्ण कौन सा हुआ इसमें, कर्ण होगा पी आर। पी आर ये कर्ण है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण ये है, तो फिर इसमें आधार और लंब क्या है, तो बच गया ये क्यू। समकोण कहाँ बन रहा है, क्यू पर बन रहा है। बस इतना ही पूछा था, समकोण कहाँ बन रहा है। ये आधार मान लेंगे, ये लंब मान लेंगे। और चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। बिंदु 0 3 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। बिंदु कहां पर है, 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी। ये प्रश्न देखो मैंने पहले भी कई बार बताया, हर साल आता है और इस 2024 में भी आया था। एक्स अक्ष से दूरी पूछिए तो एक्स अक्ष से दूरी पूछिए तो वाई का निर्देशांक बता देंगे। वाई का निर्देशांक कितना है, 3। वाई का कोऑर्डिनेट 3 है, आंसर आ जाएगा इसमें 3। इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना। देखो पॉइंट क्या होता है, एक्स कोमा वाई होता है। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई वाला आंसर होगा, और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। इसने एक्स अक्ष से दूरी पूछी तो वाई का निर्देशांक जो है 3, वही अपना आंसर होगा। अब 8वां प्रश्न देखिए, 2 साइन 45 और कोस 45 का मान। तो 2 का 2 लिख देंगे। साइन 45 का मान हमें पता है 1/√2 होता है, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ऊपर तो आ जाएगा 2, सबका गुणा 2 आएगा, बटे में √2 का √2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 2 में 2 का किया भाग, आंसर आ गया 1। आंसर 1 यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें। ये प्रश्न आपकी 9वीं प्रश्नावली से, यदि किसी
वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई से 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये पूछा आपसे। वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसमें। और ये पॉइंट दे दिया मैंने, ए बी और सी। समकोण बनाया मैंने बी पर। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि छाया जो है वो ऊंचाई का √3 गुना है, 1/√3 गुना। तो ऊंचाई h मान लेते हैं और छाया कितनी आएगी, 1/√3 h। उन्नयन कोण पूछा, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी बटे में बी सी बराबर, तो आधार बटे में लंब किसका हो जाएगा, कोण थीटा। ए बी हमारे पास है 1/√3 h, और बी सी कितनी है, h है, और बराबर कोट थीटा। h से h कैंसिल हो जाएगा, कोट थीटा बराबर 1/√3 आया है। और कोट थीटा 1/√3 किस पर होता है, तो कोट थीटा बराबर कोट में आएगा ये 60 का मान, कोट 60 डिग्री, और कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का मान है यहाँ पर 60। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। ये आपकी किताब का प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है और इसमें एक व्यास खींचना है। इस व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो वो स्पर्श रेखाएं कैसी होगी, वो स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। एक स्पर्श रेखा ये और दूसरी इस तरफ, और दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर। ये प्रश्नावली का प्रश्न है, इसको ऑब्जेक्टिव में बना दिया गया है। तो समांतर क्यों होगी, क्योंकि ये कोण 90 बनेगा और ये भी कोण 90 बनेगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, कोण 90 है, तो समांतर रेखाओं में एक ही तरफ बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। इस नियम से ये रेखाएं समांतर हो जाएगी। बाकी प्रश्न नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे।